बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई 30 दिसंबर जब कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के हवाले से आखिरी तारीख है, और लाहौर और मियांवाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी के हवाले से फैसले महफूज कर लिए गए हैं। आर्मी चीफ का अहम तरीन बयान। क्या आर्मी चीफ साहब इमरान खान की लाइन पर आ गए हैं और डीलर के 3 करोड़ का राज भी आपके सामने रखेंगे। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तरफ जाने से पहले दो लेटेस्ट खबरें, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखें जनाब। एक बात जहन में रखें कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान से हार चुके हैं और कप्तान और बल्ला इलेक्शन में जरूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। नोट माई वर्ड्स। और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से 12 जनवरी से पहले यह तासुर फैलाया जा रहा है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? क्या आप सुन नहीं रहे? मौलाना फजल रहमान साहब की चीखें क्यों निकल रही हैं? क्यों वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को उभारा जा रहा है या इमरान खान को दोबारा लाया जा रहा है? क्या आपको शहबाज शरीफ की चीखें सुनाई नहीं दे रही जो मौसूफ ये कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्री पोल रिगिंग है? क्या आपको पुरस्कार खामोशी और पुरस्कार बीमारी नवाज शरीफ साहब की नजर नहीं आ रही? क्या आपको आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के उड़े उड़े चेहरे, परेशान चेहरे नजर नहीं आ रहे? क्या आपको अवामी नेशनल पार्टी हो या फिर एमकेएम हो, जितने भी लोग हों, उनके ये बयानात नजर नहीं आ रहे कि नहीं जनाब ये किस किस्म के इलेक्शन है? क्या इस किस्म की खबरें नहीं आ रही कि खुदा न ख्वास्ता कुछ बड़ी सियासी शख्सियात को नुकसान पहुंच सकता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसके बाद इलेक्शन कैंसिल हो सकते हैं? इन तमाम तर चीज़ों के पीछे आखिरकार है क्या, मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। एक बात जहन में रखें कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान से हार चुके हैं। तवील तरीन आसाबी जंग हार चुके हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता पौने 2 साल के दौरान यह साबित कर दिया कि बिलाशुबा वो पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन और मजबूत तरीन सियासतदान हैं, और जुल्फी भुट्टो और नूरा शरीफ उनके आगे पानी भरते दिखाई दे रहे हैं। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इसलिए 12 जनवरी से पहले इस तासर को फैलाया जा रहा है। मुख्तलिफ कालमिस्टों से कालम लिखवाए जा रहे हैं, चाहे वो इंसार अब्बासी हों, चाहे वो सुहेल वड़ाइच हों, चाहे वो जावेद चौधरी साहब भी हों, और इस किस्म के कालम भी लिखवाए जा रहे हैं कि इमरान खान अगर वापस आ गया तो जावेद चौधरी साहब ने फरमाया, अब वो हम रिपीट भी नहीं करना चाहते, जिस किस्म के अल्फाज थे वो आपको इस बात का अंदाज़ा है। इस किस्म का तासुर दिया गया कि इमरान खान गली चौराहों में फांसियां देंगे। ये सारा मामला क्यों है? इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम से पाकिस्तानी अवाम से दूर करने की कोशिश और पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ करने की। याद रखें, इमरान खान की कोई डील नहीं हुई। इमरान खान से वो इन्वर्टेड कामास के अंदर वो डील ज़रूर मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं दे रहा। और हमारे ज़राए का यह दावा है, कंफर्म्ड सोर्सेज का, कि एक मुलाकात बुशरा बीबी से हुई है गैर एलानिया, और दूसरी मुलाकात आरिफ अलवी साहब से हुई है एलानिया। दोनों से यह कहा गया है कि इमरान खान को कहें कि 9 मई और साइफर पर बयानिया तब्दील करें, आपके साथ चल सकते हैं। जवाब मिला, आप इमरान खान से बराह रास्त बात करें। जब इन दोनों मुलाकातों का पैगाम इमरान खान तक पहुंचा तो इमरान खान ने कहा, सबसे पहले शफाफ इलेक्शन। मामला रुका हुआ है और इसी दौरान खबरें क्या आ रही हैं, पहले वो जरा गौर कर लें। सबसे पहले हम इसी खबर से शुरू कर लेते हैं कि मियांवाली में कौमी असम्बली के हल्का NA 89 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया, और NA 89 पर इमरान खान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के मौके पर इमरान खान के वकला RO के सामने पेश हुए। खुर्रम रोखड़ी और खलील रहमान ने एतराज़ात किए कि बानी PTI सजा याफ्ता और नाअहल हैं। अब ROs ने कहा है कि कागजात नामजदगी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है, जो 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इससे पहले लाहौर के हल्के NA 122 पर भी ऐसा ही हो चुका है। इमरान खान के कागजात पर एतराज़ात हुए, वहां पर भी फैसला नहीं आया। और याद होगा आपको, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैंने आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात नहीं की थी कि इमरान खान के कागजात नामजदगी को 30 दिसंबर तक लटकाया जाएगा, एक ऐसे माहौल के अंदर के जब नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, शहबाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के, बिलावल भुट्टो के, पूरी दुनिया के कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी के ऊपर भी फैसला महफूज कर लिया जाता है।
کون ہے اس ساری چیزوں کے پیچھے جو یہ فیصلے محفوظ کرواتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے جاری کرواتا ہے؟ اپنے مقاصد پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان کو بلیک میل یا دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب عمران خان نہیں بلیک میل ہوتا، دیوار سے نہیں لگتا، تو اس کے بعد اس کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج کی رات 30 دسمبر کا یہ دن بڑا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر معاملات جائیں گے اعلیٰ عدالتوں کے اندر، اور سوموار کے دن سے جو اہم ترین ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اگلے اہم ترین 2 عدالتی ہفتے ہیں جناب، اور یہ جناب 11 جنوری تک چلیں گے۔ 11 جنوری کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جمعے کا روز ہے، اور جناب علی 31 دسمبر کو جناب اتوار ہے، اور یکم سوموار، 2 منگل، 3 بدھ، 4 جمعرات، جی ہاں بالکل 11 کو جمعرات۔ اور یعنی یہ معاملات جب آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ 31 دسمبر کو اتوار، 7 جنوری کو اتوار، اور 14 جنوری کو اتوار، اور اس سے پہلے 12 جنوری کو جمعے کا دن، 12 جنوری کا دن انتہائی اہم ترین ہے۔ تمام تر چیزیں واضح طور پر آئیں گی سامنے، اور اس وقت تک معاملات کو لٹکایا جائے گا۔ ابھی تاریخ ہے، یہ معاملات جائیں گے الیکشن ٹریبونلز کے اندر، ابھی لوگ درخواستیں دیں گے، میں نے پہلے بھی اس پلیٹ فارم پر آپ کو بتایا، 4 تاریخ تک، پھر 4 سے 10 کے دوران ٹریبونل فیصلہ کریں گے، لٹکایا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ٹریبونل ہائی کورٹ کے اندر بھی عمران خان کے کاغذات منظور نہیں ہوتے تو پھر معاملہ جمعرات اور جمعہ کو آپ دیکھیں گے 11 اور 12 جنوری کو اس کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوگا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حامد خان صاحب نے پٹیشن بھی تیار کر لی ہوئی ہے، اس پٹیشن کے اندر لیول پلینگ فیلڈ، کاغذات نامزدگی، دیگر تمام ترین معاملات ہیں۔ یہ ذرا سمجھیے کہ کیوں میاں والی اور لاہور پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ان پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب کئی پہلو چل رہے ہیں، کئی چیزیں چل رہی ہیں۔ فیض حمید صاحب کو دھرنا کمیشن کے سامنے پیش نہ ہونے پر دوسرا نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ حاضر کیونکہ نہیں ہوئے تھے، شارٹ نوٹس پر بلایا تھا۔ اور رواں سال نومبر میں نگران حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل اور ذمہ داروں کے تعاون کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے تھے، فواد حسن فواد بھی آئے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ان کے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں کہ براہ راست جو ہے وہ فیض حمید صاحب ملوث تھے، لیکن ان تمام تر معاملات کو کیوں دوبارہ سے لایا جا رہا ہے؟ مقصد یہ ہے آئی واش، یا عمران خان کے اوپر الزام تراشی، یا نواز شریف کو معصوم بنانے کی کوشش کرنا۔ دوسرے معاملے کی طرف آپ کو لے کر بڑھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بڑے واضح انداز میں کر دیا ہے اعلان، اور آج انہوں نے لطیف کھوسہ کے ساتھ مل کر، دیگر وکلا قیادت کے ساتھ مل کر پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کی، اور پھر یہ بھی حیران کن مناظر کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی وی پر ابھی یہ پریس کانفرنس دکھائی گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن صاف شفاف اگر نہیں ہوئے تو جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی، اور بلے کا نشان عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ اگر نشان واپس لیا گیا تو 227 نشستیں کس کے پاس جائیں گی؟ جی ہاں، 266 میں سے 227 نشستیں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے۔ انہوں نے کہا کہ 80 سے زیادہ کاغذات چھیننے کے کیسز ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، عدلیہ نوٹس لے، عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے، ان کے نوٹس میں لا رہے ہیں، اور کسی جماعت نے پارٹی الیکشن اتنے شفاف نہیں کرائے جتنے ہم نے کرائے۔ کیمرے کے سامنے الیکشن ہوئے، الیکشن کمیشن کے پاس اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور کسی پارٹی سے نشان لینا اسے ختم کرنے کے مترادف ہے، اور جو لوگ ہارس ٹریڈنگ کو پسند کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ہارس ٹریڈنگ کو روکیں۔ دباؤ ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ارے بھائی کیوں؟ جب باقی سب کے جاوید لطیف جیسے لوگوں کے، رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کے، سردار ایاز صادق جیسے لوگوں کے، جو خواجہ آصف جیسے لوگوں کے، جو مسلسل ریاست پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتے رہے اور یہ کہتے رہے، پاکستان کی آرمی پر سوالات اٹھاتے رہے 65-71 کی جنگوں کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ان کے تو کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں اور مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ بلے کے نشان پر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف وہ نظرثانی اپیل دائر کریں گے۔ کچھ نہیں بننے والا جناب، آئین اور قانون دیکھیں، ابھی تو صرف حکم امتناع آیا ہے، ابھی تو پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ڈویژنل بینچ بنا کر فیصلہ کرنا ہے، پھر نظرثانی اپیل اور سپریم کورٹ کا معاملہ آئے گا جناب۔ تو کون ہے آپ سے جو اس قسم کے فیصلے کروا رہا ہے؟ ذرا آئین اور قانون کو دیکھیں، اور پھر جناب آپ کو بتائیں گے بہت بڑے ڈیلر، اور ان کے لیے میں ڈیلر کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، نام ہے ان کا راجہ ریاض۔ بڑی ڈیل
जिन्हें मिली थी इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के हवाले से। आपको याद होगा, एक तो नून लीग के टिकट का मामला था, दीगर कुछ और भी मामला थे, और राजा रियाज बड़े पेश थे इमरान खान की आईनी और कानूनी हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से गिराए जाने पर। और उसके बाद फिर उन्होंने खुद ये बात तस्लीम की कि हमें अपने हल्के में अब तो कोई पशानता ही नहीं, और उन्होंने कहा कि हमें तो अब नून लीग पशानती नहीं, इनके टिकट के भी रोले हैं, दीगर मामलात भी हैं। और फिर उन्होंने खुद इनके मुंह से यह बयान भी निकला कि हल्के के लोगों पर तो पता नहीं, पूरे पाकिस्तान पर, नौजवानों पर इमरान खान ने क्या जादू कर दिया है, कोई हमें वोट देना ही नहीं चाहता। तो जनाब राजा रियाज साहब के असासों में सिर्फ 5 सालों के अंदर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दस्तावेजात सामने आ गई हैं, देखा जाना चाहिए। हमको इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बिजनेस करते हैं, जरा तफसीलात तो सामने आए, क्योंकि कागजात नामजदगी के दौरान जनाब जो है वो 4,87,52,000 रुपए के असासे जो हैं वो जाहिर किए गए हैं। और जनाब उनकी इनकम जो है वो माली साल 2023 के दौरान 1,49,80,000 रुपए जो है वो रही। और ज़रिए आमदन पर भी उन्होंने कुछ 3 लाख के करीब टैक्स पे किया। 3 साल में राजा रियाज साहब ने यूरोप के 3 दौरे किए। आखिरी दौरा उनका 8 दिन का था, जिस पर 17 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और 2018 के दौरान उनके जो असासे थे उनमें 3,71,00,000 तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो अवामी नुमाइंदे हैं ये, यकीनी तौर पर पूछा जाना चाहिए कि राजा रियाज साहब के पास कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि उनके असासे इतने कम अरसे के अंदर उनमें तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। अब आपको लेकर चलते हैं जनाब उस खबर की जानिब जिसके बाद ये सवालात उठ गए हैं कि क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब की लाइन इख्तियार कर ली है। आपको याद होगा कि इमरान खान रियासत मदीना का जिक्र किया करते थे। पहले तो ये सवाल भी पैदा होता है कि जो लफ्ज़ आर्मी चीफ साहब ने इस्तेमाल किया रियासत मदीना के मुकाबिल या उसके मतबादल के तौर पर, ये लफ्ज़ इससे पहले कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ और क्या वाकई ये इससे पहले तारीख़ में या जो है वो इस तरह से जो है वो इस्तेमाल होता रहा, इसके ऊपर भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आर्मी चीफ साहब का बयान था कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खो रही है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन था, उससे आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान ये महज इत्तफाक नहीं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इससे पहले रियासत तैयबा का जो लफ्ज़ है वो माजी में, ये तारीख़ में कितनी मरतबा हमने इस्तेमाल होता हुआ सुना रियासत मदीना के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली उनका रियासत मदीना की तरफ इशारा था। हम बहैसियत स्टूडेंट ये आपके सामने भी सवाल करते हैं, तारीख़ के स्टूडेंट के तौर पे आप माशाल्लाह बड़ा नॉलेज रखते हैं। हमें देखने वालों में हमारे बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, सीनियर लोग शामिल हैं, वो हमें गाइड करें, हमें बताएं कि इमरान खान साहब रियासत मदीना का नाम लिया करते थे रियासत पाकिस्तान के साथ साथ, और कहते थे कि रियासत मदीना जो रियासत मदीना है वो जनाब हमारे लिए है मॉडल और उस पर लेकर आगे जाएंगे पाकिस्तान को। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने अपनी एक पहली तकरीर के अंदर भी रियासत तैयबा का जिक्र किया, तो ये सवाल हुआ कि क्या आर्मी चीफ साहब वो नाम नहीं लेना चाह रहे जो इमरान खान साहब लिया करते थे। आखिरकार वजह क्या है, और अगर वो ये नाम ले रहे हैं जो कि रियासत मदीना ही का दूसरा नाम है रियासत तैयबा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो इमरान खान की लाइन इख्तियार कर चुके हैं। यानी इमरान खान की इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो सोच और अप्रोच थी जनाब आसिम मुनीर साहब की भी वही सोच और अप्रोच है। और अगर वही सोच और अप्रोच है रियासत मदीना और रियासत तैयबा, क्योंकि एक दूसरे के मतबादल लफ्ज़ हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि फिर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कैसे पहुंचे थे, फिर आखिरकार मामला क्या है। और एक बार फिर रियासत मदीना का जिक्र करने का क्या ये मतलब समझा जाए कि जनाब पहले तो जब रियासत मदीना का भी खान साहब ने भी नारा लगाया और उसके बाद अपनी भरपूर कोशिश भी की, उनको इक़्तिदार मिला, अब भी इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना के तर्ज पर ढालना चाहते हैं और आर्मी चीफ साहब भी ये चाहते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि क्या दोनों एक पेज पर आ गए हैं या इमरान खान को किसी किस्म का कोई पैगाम दिया गया है, क्योंकि इस दिनों जो है वो डील के हवाले से भी खबरें चल रही हैं जिसके ऊपर हम बात भी आपके सामने कर चुके कि कहा यह जा रहा है कि एक ज़रिए के
جو ہے وہ ذریعے جو ہے وہ رابطہ ہوا ایک سورس کے ذریعے، اور باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی اور عارف علوی صاحب کو بھی کہ جناب خان صاحب کو ڈیل کے اوپر منائیں، یعنی ان سے ڈیل جو ہے وہ مانگی گئی، جس کے جواب میں خان صاحب نے پہلے صاف اور شفاف جو ہے وہ الیکشن کا مطالبہ کیا۔ تو جناب چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں انفولڈ، اور 30 دسمبر سے لے کر 13-14 جنوری کے دوران پاکستان کی مستقبل کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے انتہائی اہم ترین دن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، کمنٹ کر کے رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔